एग्जाम्स एंड वन चांस। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एग्जाम में जो मेंस का एग्जाम है अब उसमें कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। दोस्तों यही समय है जब आपको अपना बेस्ट देना है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सॉलिड प्लान जो आपको हेल्प करेगा टू स्टे फोकस्ड राइट नाउ एंड टू इम्प्रूव योर स्कोर्स एंड अल्टीमेटली टू हेल्प यू इंक्रीजिंग योर चांसेस इन द फाइनल सिलेक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए अगर हमें मेंस में अच्छा परफॉर्म करना है, प्रिपरेशन कैसी रखनी चाहिए, क्वांट्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीए में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे और कहां से पढ़ना है, क्या सोर्सेज हो सकते हैं आपके पास जो आपको हेल्प करेंगे मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड विद वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अभी जो है आपका जो एडुटैप टीम है वो वेरियस एग्जाम्स में आपको एक ह्यूज डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। डिफरेंट एग्जाम्स हैं। अगर हम यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए देखें तो ठीक है, आपका फ्लैट 75% ऑफ ये आपका डिस्काउंट है। अगर आप में से कोई भी पर्सन इसमें एनरोल करना चाहता है इस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप अभी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये जो कोड है आपको यूज करना है, August 75 आपको यूज करना है और ये आपका 31 अगस्त तक वैलिड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस बीच इसमें जरूर देखिएगा, परखिएगा इस कोर्स के अंदर कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, और उस हिसाब से आप फिर अब ये जो पर्टिकुलर विंडो है इसमें एनरोल जरूर करिएगा ताकि आपको ये ह्यूज डिस्काउंट यहाँ पे मिल पाए। ठीक है, चलिए अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम डेट, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें पता होगा कि एग्जाम होने कब वाला है उसी हिसाब से हम अपना जो टाइम टेबल है और जो दिमाग है उसी को हम यहाँ पे फोकस कर पाएंगे कि कैसे पढ़ना है। अगर हम आईबीपीएस पीओ की मेंस की डेट बात करें तो ये 12 अक्टूबर है। ठीक है, ये अभी टेंटेटिव है, मतलब अक्टूबर का मंथ आप लेके चल सकते हो। वहीं एसबीआई पीओ मेंस के लिए आपका ये जो डेट है मेंस की वो सितंबर में है। अब सितंबर में एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि सितंबर इज द कंप्लीट मंथ विच यू हैव टू प्रैक्टिस वेल और अपने आप को फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों समय याद आ गए, अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ मेंस एंड सितंबर में आपका एसबीआई पीओ मेंस। तो नजदीक ही है, मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमें कितने समय मिल रहा है। अगर जैसे अभी हमारे पास जो टाइम है 2 वीक से लेकर, ठीक है, 2 वीक से लेकर 6 टू अगर ये अक्टूबर में हमारे पास है, ठीक है, तो 5 to 6 वीक्स हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके एग्जैक्ट डेट का हमें अता पता नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 2-3 वीक से लेकर हमारे पास 5 to 6 वीक्स है। मैं दोनों एग्जाम्स के हिसाब से यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों एग्जाम्स को बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्या चीजें हम साथ में कवर कर सकते हैं, क्या चीजें अलग हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो डिफरेंस है वो है पैटर्न के अंदर। सिलेबस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा एसबीआई पीओ को थोड़ा कहते हैं कि हायर लेवल क्वेश्चन आते हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, आप लोग सिमिलर जो क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो दोनों एग्जाम के लिए ही पढ़िएगा। पैटर्न में डिफरेंस है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपके पास रीजनिंग है, इंग्लिश है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर। आपको पता है आईबीपीएस पीओ का इस बार जो आपका क्या बोलते हैं पैटर्न है वो चेंज हुआ था, एसबीआई पीओ का पिछले वाले एग्जाम में चेंज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा पार्ट रहेगा क्वेश्चंस का। टाइमिंग इसमें आपके पास जो है 145 क्वेश्चंस टोटल हो चुके हैं अब, और यहाँ पे सिर्फ 200 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स इन पे है और 160 मिनट्स का आपको टोटल टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर भी डिस्क्रिप्टिव है, और जो चेंज आया था वो था एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का आपका यहाँ पे इंक्लूड हो गया था। 2 है ये। ठीक है, 30 मिनट्स आपका यहाँ पे भी है। डिस्क्रिप्टिव आपका तब ओपन होता है जब आपका ये सारे कंप्लीट हो जाता है ना, सेक्शन एक के बाद एक खुलता है तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ओपन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एसबीआई पीओ मेंस के लिए है। एसबीआई पीओ मेंस में भी आपका है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, सेम ही है एक तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे 170 टोटल क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स। मार्क्स तो जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें 200 मार्क्स यहाँ भी है, 200 मार्क्स यहाँ भी है। आईबीपीएस पीओ में क्या हो गया है कि जो सिलेक्शन था
मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जिनके बीच में आप सिलेक्ट कर सकते थे वो कम हो गए हैं, जबकि एसबीआई पीओ में जो है वो 170 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 आवर्स का आपके पास टोटल टाइम हो गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, 3 आवर्स का आपके पास टोटल टाइम हो गया है। टोटल 180 मिनट्स यहाँ पे आपके पास है। फिर 30 मिनट्स यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ओपन होगा, यहाँ पे भी है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो अलग है। आईबीपीएस पीओ में अलग टॉपिक्स है, यहाँ पे अलग टॉपिक है। तो बेसिकली एक चीज है कि डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जाम के लिए आप अलग अलग से प्रिपेयर करोगे। समझ गए आप ये चीज? ठीक है, अब यहां से देखो कि आपके पास सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रहेगी एसबीआई पीओ मेंस के लिए। सेक्शन का मतलब है हर एक सेक्शन में आपको एक मिनिमम जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और मिनिमम स्कोर लेके आना पड़ता है। अगर एग्जाम में याद रखिएगा कि आपके ओवरऑल मार्क्स तो सही है, ओवरऑल कट ऑफ से ऊपर है, बट किसी एक सेक्शन में आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ तो वहां पे सिलेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर भी आपका सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। क्या रहेगा? आईबीपीएस पीओ में तो दोनों में ही होता है, वैसे सेक्शनल कट ऑफ आपका रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों के अंदर ही सेक्शनल कट ऑफ है और नेगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर है। अगर हम सिलेबस की बात करें, टॉपिक, टाइप ऑफ क्वेश्चन की, एरियाज की बात करें, तो आपको फोकस कैसे करना है। देखो ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सारा की एरिया, जैसे अरिथमेटिक कैसे टाइप के आते हैं, सिंपल अरिथमेटिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर वो आपके 4 से 5 लाइनर ऐसे करके आएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आएगा, हार्ड टू अंडरस्टैंड टाइप्स के। ठीक है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिलर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके जो अरिथमेटिक बेस्ड ही होते हैं अगेन। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, डेटा सफिशिएंसी भी आपका इसमें आता है, कंपैरिजन बेस्ड में आपके क्वांटिटी कंपैरिजन आ जाता है, और कुछ आपके नंबर सीरीज टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और नंबर सिस्टम टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो आपका थोड़ा सा मतलब मेंस लेवल, हायर लेवल होगा, वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आपका वेटेज हाई मतलब जो है, ऑब्वियसली डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस पूरा चैप्टर है, तो मतलब पूरा सेक्शन है, तो यहाँ पे डीआई वगैरह भी बहुत सारे आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, मतलब जो हुआ सेक्शन के अंदर हायर वेटेज ये कैरी करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डीआईज हैं, इनको जरूर कवर करिएगा। कुछ इसमें से न्यू टाइप है, कुछ इसमें से आपको डिफरेंट न्यू पैटर्न का भी मिलता है, वो भी आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। अगर हम रीजनिंग की बात करें यहाँ पे, तो रीजनिंग में जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है, रीजनिंग में जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके अंदर जो बात है, मतलब उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी को हम पूरे रीजनिंग के सेक्शन को ही, जो मशीन इनपुट आउटपुट वगैरह है, इसी को पूरा आपको नेम दे देते हैं। अलग से कंप्यूटर वाला नहीं पढ़ना है आपने, इसके लिए ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल, मिक्स्ड एंड सेम लॉजिकल बेस्ड इनपुट आउटपुट, रिवर्स एंड कोडेड इन सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी हो गया, कोडेड एंड रिवर्स इनइक्वालिटी। और सो यहाँ पे सिलॉक्स के साथ इनइक्वालिटी वाले भी न्यू पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शंस और पजल्स ऑन डायरेक्शंस भी आपके पास आता है, पजल्स ऑन ब्लड रिलेशन भी आपके पास आता है। बाकी ये सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर कवर करिएगा। कुछ न्यू पैटर्न दिख रहा है तो उनको भी जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे इंक्लूड है आपका, क्रिटिकल रीजनिंग, अगर आपको लगता है यहाँ से आप मार्क्स लेके आ सकते हो, इट इज अप टू यू, बट एक्सपेरिमेंट एग्जाम में जाके मत करना कि चलो छोटा क्वेश्चन दिख रहा है जल्दी रीड हो जाएगा, वो वहां पे जाके मत करना। जब तक आप यहाँ पे 100% श्योर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिएगा। देखो ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, खुद को सहूलियत देने का कि यार मैं तो चलो इतने अटेम्प्ट करके लाया हूं तो ठीक है, बट वो अटेम्प्ट सही भी होना चाहिए। इन एग्जाम, इन मेंस एग्जाम, यू हैव टू फोकस ऑन द पेशेंस लेवल, यू हैव टू फोकस ऑन द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। राइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेंस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, 8 से ज्यादा आते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, और वो जो क्वेश्चन उस पे बेस्ड आएंगे कॉम्प्रहेंशन पे, वो प्री के टाइप के नहीं आएंगे, डायरेक्ट स्टोरी बेस्ड। उसमें आपका इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड होते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया, कॉम्प्रहेंशन आता है, थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड, थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है समझने के लिए, टाइम लगता है, और क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाकी ये आपके टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो ये आपका करंट अफेयर है, आरबीआई इन न्यूज, आरबीआई सर्कुलर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे से कवर करनी है, डिफरेंट टॉपिक जितने भी आपके यहाँ पे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एग्रीमेंट हो गया, एमओयू हो गया, किसी बैंक से किसी के द्वारा लोन हो गया,
किस पे गया है वो लोन, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं जीए के अंदर। बट जीए में एक चीज है, आप जितना पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कवर करना है, मुझे जो कवर करना है मुझे उसको 5 बार एटलीस्ट रिवाइज करना है। तो जीए इज मोर अबाउट द रिवीजन हियर, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि चलो 9 महीने का करंट अफेयर याद कर लो, 6 महीने का कर लो, 10 महीने का कर लो, 1 साल का कर लो, 4 महीने का कर लो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। पर कई बार आप सोचते हो ये कि अगर मैंने 9 या 10 महीने का या 6 महीने का, जितने महीने का भी पढ़ा मैंने, क्या वो मुझे याद रहने वाला है? क्या वो एग्जाम में मेरे से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। तो जितना भी पढ़ रहे हो, चाहे आप 4 मंथ्स पढ़ रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ो। इवन इफ यू आर ओनली रीडिंग 4 मंथ्स, तो उनको बहुत 100% रिवीजन कर दो। मतलब ऐसा रिवीजन कर दो कि बस याद रहे आपको, ठीक है। 6 महीने का करोगे तो अच्छा है आपके लिए, बट बेसिक यही है। द मेन थिंग इज कि आपको याद रहनी चाहिए वो सारी चीजें। तो 5-6 जितनी बार रिवीजन करके आपको याद रहेगा उतनी बार रिवीजन करिएगा। एंड यही जीए के अंदर इंपॉर्टेंट है और यही हमारे सिलेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैं आपको अभी जीए के लिए बारे में ही बता रही थी, हमने ये समझ लिया क्या पढ़ना है, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे अपना जो टाइम है उसे रखेंगे। अब आपको पता है एसबीआई पीओ का जो है वो टाइम पहले है ना, तो उस हिसाब से भी प्रिपरेशन रखिएगा और आपका पीओ वाला जो मेंस है वो बाद में। बट अब हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी चीजें इस समय पर पढ़नी होती है। डिस्क्रिप्टिव भी देखना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको, साथ के साथ आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, एनालाइज भी करना है, ये सारी चीजें। अब कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट होता है आपका, यहाँ पे मेंस के जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे पास सीखने के लिए, समझने के लिए, मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेकंड जो हमारा सबसे अच्छा प्रिपरेशन और सबसे अच्छा सिलेक्शन का वो होता है जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल अवेयरनेस बोल रही हूँ, बैंकिंग डिजिटल वगैरह सारे इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीजें हमारी मेन इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पे आप बहुत अच्छा टाइम अब इन्वेस्ट करोगे। 2 घंटे यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आप जितना भी टाइम आपका यहाँ पे लगाना चाहते हो, जितना टाइम में आपका रिवीजन होता है उस हिसाब से रखिएगा, बट 2 आवर्स इज नाइस नंबर। तो आपके पास यहाँ पे रिवीजन भी साथ में चलता रहेगा, मंथली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, साथ के साथ टेस्ट भी देते रहो, ठीक है। तो रिवीजन प्लस टेस्ट वगैरह यहाँ पे देते रहो। अब टाइमर वगैरह का तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रीड करने आता है तो आता है, मार्क कर देंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे, यही करते हैं ना हम। तो बस आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देना है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में देयर विल बी मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो हम हर सारे क्वेश्चन तो सिलेक्ट करके नहीं सॉल्व करते हैं। आपको याद रखिएगा जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम तरीके से देना, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं करोगे सॉल्व, तो अब उनको आप बाद में लेके रखना, जब आप एनालिसिस करते हो उन्हें तब सॉल्व करना, जो सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, उन्हें आप फिर सॉल्व करना, एनालिसिस करना कि आपका यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्या समझने, जैसे कोई पजल है, सपोज मैंने कोई लाइन नहीं पढ़ी या मैंने उस पजल को समझ ली, गलत ही समझ लिया, या कोई डीआई मैंने समझी नहीं ढंग से जबकि वो आसान थी, कोई न्यू पैटर्न क्वेश्चन बाद में था वो मैंने देखा ही नहीं। तो ये जो एक मिस्टेक्स का आप एक पॉइंट्स रखिएगा, नोट डाउन करिएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, एंड ट्राई करिएगा इन द न्यू टेस्ट, इन द न्यू मॉक टेस्ट आप वो मिस्टेक्स दोहराओगे नहीं। याद रखिएगा यहाँ पे जो मिस्टेक्स आपके सामने आ गई है उनको दोहराना नहीं है, दैट इज द मेन थिंगिंग। अब ये 2 चीजें मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट। अब जब मॉक टेस्ट होगा तो उसमें आपको समझ भी आएगा भाई कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं हो रहा सॉल्व, है ना। तो अब उन टॉपिक को आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज, आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों के लिए करना पड़ेगा। और इंग्लिश जब हमने जे वाला पढ़ा, मेंस मैंने आपको कहा मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, जे वाला जो है सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे, जे के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिलेक्शन या हमारे मार्क्स के लिए, इंक्रीजिंग मार्क्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है कंपैरेटिव टू द क्वांट्स एंड रीजनिंग। कंपेयरिंग टू क्वांट्स एंड रीजनिंग बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। ऐसा नहीं आता कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, डुएबल हो जाता है कई बार। तो सेकंड नंबर पे मेरे मार्क्स के लिए क्या है, सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग जो दोनों सेक्शन है वो ये वाले हैं पहले।
ठीक है। अब इनमें से किसी का अगर रीजनिंग अच्छा है, किसी का क्वांट्स अच्छा है, तो वो तीसरे नंबर पे उसका वो सेक्शन भी अच्छा बना सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी टॉपिक वाइज आपको, जो कि जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे DI के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको DIs के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पजल्स के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए भी आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में RC के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये 3 सेक्शंस तो अलग हो गए, एक अलग सेक्शन बना देते हैं इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर, DI, पजल्स एंड RC। बाकी फिर इंडिविजुअल टॉपिक भी आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 आवर्स का टाइम ले लीजिए अपने हिसाब से और उस हिसाब से यहाँ पे कवर करिएगा। ठीक है, 4 आवर्स का ये मतलब है कि ये 4 आवर्स में तीनों चीजें आपकी, तीनों सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। फिर कभी कभी आप ऐसा भी कोशिश कर सकते हो, जिस दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट दे दीजिए। सेक्शनल वाइज से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अगेन वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आसान रहेंगे। बस ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्टिव को भूलना नहीं है। अब डिस्क्रिप्टिव भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब डिस्क्रिप्टिव की आप क्या करोगे, जो जो टॉपिक्स हैं उनकी अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दोनों ही एग्जाम के लिए। जब आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो मॉक टेस्ट भी आप जब दोगे तो SBI का अलग से दोगे एंड IBPS का अलग से दोगे। अब ये दो अलग अलग क्यों देने हैं, अभी तो एग्जाम आपने कहा लेवल सेम है बट पैटर्न डिफरेंट है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमें सिखाएगा ना, तो वो अलग अलग पैटर्न में ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो 2 दिन में एक बार SBI का दिया, फिर वो एनालिसिस भी होता है, टाइम भी लगता है। इसको ऐसा मत सोचिएगा कि 2 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, बस उतना ही समय हमें लगेगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अपना आप क्या कर सकते हो, जो अभी से लेकर टाइम है वो डिवाइड कैसे कर सकते हो, वीकली टाइम बनाइए। पहले वीक आप क्या करोगे, फोकस करोगे कि लर्निंग प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करोगे। एक दिन आपने एक मॉक टेस्ट दिया, पहला मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया, समझा आपने क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन्हें सॉल्व किया। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस की वैरायटी देखी। फिर ठीक है, उस हफ्ते आप क्या करोगे, जीए को रिवाइज तो करोगे ही करोगे आप। ठीक है, 1-2 महीने का जीए आप पढ़ लीजिएगा। साथ में आपने क्या करना है, उसी हफ्ते में आपने रीजनिंग के 2-4 टॉपिक कवर कर लेने हैं, क्वांट्स के 2-4 टॉपिक कवर कर लेने हैं, इंग्लिश के भी ऐसे ही टॉपिक कवर कर लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक थोड़ा लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीक आप क्या करो कि मॉक टेस्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, मॉक टेस्ट, जीए रिविजन, इंग्लिश, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, उस पर ध्यान दो। फिर थर्ड वीक में आपको क्या करना है, अगेन थर्ड वीक में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देनी है आपने। ठीक है, चलिए मॉक लेवल ज्यादा पढ़ाई करनी है, फिर इंडिविजुअल पढ़ाई कम करके फिर मॉक लेवल पढ़ाई ज्यादा करनी है, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता रहेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो आपके जो एग्जाम अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे टाइम का है। अब जैसे रीजनिंग में मेरे पास 50 मिनट है तो मुझे 40 क्वेश्चंस मिले हुए हैं। अब मुझे 40 नहीं अटेम्प्ट करने हैं। अभी जो न्यू है, अभी आप क्या करो, मतलब पहला टारगेट अगर आप अचीव कर सकते हो तो आप टारगेट बढ़ाओगे। अगर आप अचीव कर सकते हो टारगेट बढ़ाओगे तो पहले ट्राई करोगे 10 क्वेश्चंस का, तो पहले ट्राई करो 10 क्वेश्चन का। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन है, 40 मिनट है मेरे पास, तो 20 क्वेश्चन, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का आप ट्राई कर सकते हो क्या, तो 20 में बोल रही हूँ, 20 क्वेश्चन तक का ट्राई करो। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 8 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन ट्राई करो, 8 से लेकर या ठीक है 8 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन का ट्राई करो। ठीक है, 45 मिनट्स मिले हैं आपको, सिर्फ 35 क्वेश्चंस मिले हैं। तो अभी टारगेट को देखो, डेटा एनालिसिस वगैरह में 8 से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मार्क्स ज्यादा हैं। ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ मैं, टारगेट इतना बनाओ। अब जरूरी नहीं कि हम टारगेट अचीव कर लेते हैं एकदम से, वो टाइम लगता है, कई बार नहीं होता है, कई बार होता है। तो आप जितना नजदीक भी पहुंचोगे वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह वाला पार्ट है, कोशिश करो कि आप यहाँ पे से जितना अटेम्प्ट कर सकते हो बढ़ा सकते हो। अब वो आपके रिवीजन पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे जितना जितना रिवाइज करते रहोगे, जितना जितना पढ़ाई करते रहोगे, उतना उतना आपका यहाँ पे अच्छे मार्क्स आते रहेंगे। और जब यहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे तो ओवरऑल भी अच्छे आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे 10 भी क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पे 5 क्वेश्चन भी नहीं होते, 2 क्वेश्चन भी नहीं होते, तो वो 2 क्वेश्चन तब नहीं होते जब हमने प्रैक्टिस नहीं की होती और हम ऐसे ही मॉक टेस्ट दे देते होते हैं, है ना। तो आपको चूज करना पड़ेगा, इट इज जस्ट कि सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 10 का, ये चलो यहाँ पे 6 से बोल सकते हैं,
ठीक है। 6 से 10 तक का टारगेट बनाओ, 10 तक यहाँ पे बनाओ, 20 तक यहाँ पे बनाओ। अब ये टारगेट है एंड आप अचीव कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम ओवरऑल मार्क्स हमारे आते हैं, जो स्कोर हमारा आता है वो इस तरीके से आता है कि जब हमारे पास कट ऑफ से सपोज हमारे ज्यादा मार्क्स आ गए, तो कट ऑफ की एज पे मार्क्स नहीं होने चाहिए, कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा होने चाहिए मार्क्स, ताकि फाइनल सिलेक्शन में हमारी आसानी हो। क्योंकि आपको पता हो मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, राइट? तो जितने ज्यादा आपके यहाँ पे मार्क्स होंगे उतना ही आपका सिलेक्शन चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो ध्यान दो कि अगर मेरे कई बार जो देखो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, 10-12 मार्क्स ऊपर लेके रखने पड़ते हैं थोड़ा सा श्योरिटी के लिए। तो आप ऐसा नहीं कि मेरे 80 कट ऑफ जा रही है, 50 कट ऑफ जा रही है, 40 कट ऑफ जा रही है तो मैं एज पे रहूं, नहीं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही एसबीआई पीयू के लिए आपके 40 क्वेश्चन है, 50 मिनट, यहाँ पे भी टारगेट करो 10 क्वेश्चन का। डेटा एनालिसिस में सिर्फ 30 क्वेश्चन है, आपके 45 मिनट है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का टारगेट करो अगेन 5 to 10 क्वेश्चंस तक का रखो, एक बार ट्राई कर लो। देखो यहाँ पे बच्चे डिपेंड करते हैं, अलग अलग हैं, किसी की क्वांट्स अच्छी होती है, किसी की वीक होती है, डिफरेंट है, ठीक है। अब वीक तो बहुत वीक नहीं होगी क्योंकि आपने प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, बहुत वीक तो नहीं होगी। हाँ, हो सकता है आप थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल हो। जनरल अवेयरनेस पार्ट जितना कर सकते हो उतना सॉल्व करिएगा। यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी 20 तक के क्वेश्चंस को ट्राई करियो, 20+ तक को ट्राई करो, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैंने बताया कि आप स्ट्रेटेजिकली वीकली बेसिस पे पढ़ाई करो, वीकली बेसिस पे एक चार्ट बनाओ, हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड, हाउ मच यू हैव डन, ये सारी चीजें आप वीकली बेसिस पे करो क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक आने वाला है। एंड फाइनल पॉइंट्स टू रिमेंबर कि जो मॉक टेस्ट है आपकी परफॉर्मेंस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जीए का रिवीजन रियली इंपॉर्टेंट एंड इट कैन डिटरमाइन योर सिलेक्शन इन द एग्जाम। अब आपको स्किप नहीं करना है डिस्क्रिप्टिव और कई बार जीए का जो रिवीजन है, हम कई बार मैथ्स मतलब क्वांट्स एंड रीजनिंग पढ़ने लग जाते हैं, वही हम क्वेश्चन हम पजल्स पे ही लग जाते हैं कि पजल्स आने वाली है, डीआई आने वाला है, उन्हीं पे हम फोकस करते हैं। भाई आप देखो सिलेक्शन होना कहाँ से है और कैसे होना है, ठीक है, कैसे नंबर लाने, दैट इज इंपॉर्टेंट है। तो जीए एंड डिस्क्रिप्टिव आप स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको क्योंकि क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इन वीक्स में कई बार क्या होता है, फोकस हट भी जाता है क्योंकि हम थोड़ा सा कंफर्टनेस से बाहर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारी जो कंफर्टनेस है वो बाहर आ जाते हैं हमसे। इसलिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और पॉजिटिव माइंड मेंटेन करके रखना है, कूल माइंड कूलनेस आपको मेंटेन करके रखना है इस समय पर, ठीक है। और पढ़ना कैसे कैसे है, आपको कौन कौन से सोर्सेज जो है वो हेल्प कर सकते हैं, ये आपको क्वांट्स के लिए है। अगर आपको बुक से पढ़नी है तो ये आपकी देखो पूरी तरीके से तो हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, आपको वो हेल्प करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट उससे अच्छा होगा कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर रखें तो आपको एक एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस वहां पे से मिल सकते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास वीडियोस हैं जो आपकी प्री से लेकर मतलब आपके बेसिक से लेकर हायर लेवल कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स आपके यहाँ पे पढ़ाए गए हैं, तो हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हो कुछ वीडियोस, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका मैथ्स के लिए हो गया, ये आपका रीजनिंग के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके जो पूरा बेसिक से लेकर अगेन हायर लेवल क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक के कवर करे गए हैं, तो आप हायर लेवल के कुछ वीडियोस यहाँ पे से देख सकते हो जो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बुक्स अगेन आपकी ये रीजनिंग की बुक्स हैं, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश के लिए कवर करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए आपका एक ये है एस चांद की बुक है, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जनरल इंग्लिश के लिए, ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी आपके पास इंग्लिश का ये एक यूट्यूब वीडियोस भी हैं, ये इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएंगी। यहाँ पे भी आप हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए देख सकते हो क्योंकि हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर कराया गया है, तो कुछ वीडियोज आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सीखने को मिल जाएंगे। बाकी आपके मैराथन हो रहे हैं इसी चैनल पर, तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर आप मतलब ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो यहाँ पे, तो आपके ये जो है मैराथन सेशन आ रहे हैं एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, जिसमें आपका यहाँ पे ये मंडे टू सैटरडे तक का पूरा टाइम टेबल है कि मंडे टू सैटरडे आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 27 अगस्त से, ठीक है। 27 अगस्त से इसमें क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्टिव आपका ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे वेंसडे को, थर्सडे को आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी कवर हो गया है, ठीक है। सो आई होप आप इसमें प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि ये जो सेशंस है ये लाइव सेशंस है, ठीक है। ये लाइव सेशंस है, ये कब होगा आपका 3 PM पर होगा, हमेशा लाइव एट 3 PM। तो जरूर जुड़िएगा इन सेशन से, प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ और कुछ क्वेश्चंस के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
ओके चलिए, सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहते हैं जहां से हायर लेवल क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस हो जाए, साथ के साथ उनको इंटरव्यू गाइडेंस मिले, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग दोनों एग्जाम के अलग अलग फोल्डर मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल भी आपको कभी कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा, मिनी मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में आपको क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेस विद हायर लेवल क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो 3 तरीके से। फर्स्ट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। सेकंड, आपको यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं। डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे डिसाइड करिएगा। अगर हम बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी आपके पास राइट अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, हु आर गोइंग टू इनरोल इन दिस कोर्स, तो आपके लिए सही समय है। तो 75% आपका ऑफ अभी मिल रहा है। आपको यूज करना है कोड August 75 एंड द वैलिडिटी फॉर दिस इज टिल 31st ऑफ अगस्त मिडनाइट तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पर एनरोल जरूर करिएगा, देख कर परख कर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे देखिए, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, नर्वसनेस को अभी थोड़ा साइड में रख दो, पढ़ाई कर लो पहले, है ना। चलिए, सो हम मिलते हैं लाइव सेशंस के अंदर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।